हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम आज के न्यूज़पेपर रीडिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस है। इसका हाईलाइटेड पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डाला है और टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में। उसमें आपको इस न्यूज़पेपर का हाईलाइटेड पेज का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली आज का न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने 1 दिसंबर को G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है। 1 दिसंबर 2022 से लेके इंडिया अभी नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी। तो उसके स्टार्टिंग में इंडिया का फर्स्ट मीटिंग 4 से 7 नवंबर को शेड्यूल था शेरपा ट्रैक का मीटिंग। शेरपा एक ट्रैक होता है G20 के अंदर। अगर G20 के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने आज सुबह ही G20 का एक वीडियो डाला है, जिसको आप देख सकते हो जानकारी के लिए। तो शेरपा ट्रैक का जो मीटिंग है G20 का, वो स्टार्ट हुआ है, जिसमें उदयपुर में स्टार्ट हुआ है। तो वो मीटिंग के अंदर की इश्यूज जो डिस्कस होने वाले हैं वो है ग्लोबल डेब्ट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ स्लो डाउन। इसको मैं जूम कर देता हूँ, मैंने तो हाईलाइट भी किया वैसे, कि लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रन अवे इन्फ्लेशन, स्लो डाउन इन ग्रोथ, ये की चैलेंजेस है जो ग्लोबल इकोनॉमी को फेस करे, जिस पर शेरपा ट्रैक पे डिस्कशन होगा। उसके बाद ये बता रहा है कि जितनी चैलेंजेस ऑफ लिटरेसी, हेल्थ ऑफ वास्ट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, वो भी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे काफ़ी सारे लोग हैं, वो भी एक चैलेंज है। 70 से ज़्यादा देश में ग्लोबल डेब्ट का इशू चल रहा है। तो ये 5-6 इश्यूज पे G20 का मेन फोकस रहेगा। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है, वार लाइक सिचुएशन, रशिया यूक्रेन के बीच में वार सिचुएशन है, उसके बाद कोविड का पोस्ट इम्पैक्ट है, उसके बाद इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क है, ये सब सारे मुद्दे जो अभी वर्ल्ड के क्राइसिस सिचुएशन में इन अ वे चल रहा है, उसके इर्द गिर्द ये G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसमें इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन स्टैब्लिश कर सकता है वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया उसको बहुत अच्छे से करना चाहता है। और एक एडिशन में, इसके कंटिन्यूशन में एक और न्यूज़ है कि G20 का रोड मैप डिसाइड करने के लिए प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, उनको अपना व्यू बताने के लिए और उनसे ओपिनियन लेने के लिए कि इंडिया इस यूनिक अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, उनको बताने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो पूरा आर्टिकल का मैंने आपको कंटेक्स्ट और हल्का पॉइंट्स बताया, उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये था, आपको बताना G20 एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और अभी G20 इंडिया प्रेसिडेंसी लिया है, इनफैक्ट यूएनएससी का भी इंडिया प्रेसिडेंसी लिया है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन जो है खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो आप सभी एस्पिरेंट को G20 के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना के डाल दिया G20 के बारे में, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिए, आपके अवेयरनेस के लिए अच्छा रहेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, बस उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। फिर इस आर्टिकल में ईरान के ऊपर दिया है। ईरान में एक मोरालिटी पुलिस बोल के चालू किया था, जिसमें वुमेन का ड्रेस कोड पे नजर रखा जाता था, वुमेन के बिहेवियर पे, इस्लामिक लॉज लोग ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर नजर रखा जाता था। उसके कारण एक 22 साल की लड़की का कस्टडी में मौत हो गया था ईरान में। उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चालू हुआ सितंबर से, तो काफ़ी दिनों तक चला। अभी इस प्रोटेस्ट को देखते हुए अब जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें ईरान के प्लेयर्स लोगों ने भी नेशनल एंथम गाने से इनकार कर दिया। तो ऐसे इवेंटफुल और एक पीक के बाद इवेंट के, ईरान ने डिसाइड किया कि मोरालिटी पुलिस लोग स्क्रैप कर देंगे। तो एक तरह का फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुआ ईरान में, उसका विक्ट्री हुआ। तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, या फिर आपको मोरालिटी पुलिसिंग का पॉइंट कभी भी आपको लगता है इस्लामिक लॉज, तो इसके इस्लामिक लॉज के कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। उसके अलावा इन जनरल भी सोसाइटी जो मॉरल पुलिसिंग वुमेन पे करती है, उनके कंटेक्स्ट में कभी कोई एग्जांपल यूज़ करना है तो ईरान का मोरालिटी पुलिस का एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो। उसके कंटेक्स्ट में प्रोटेस्ट का यूज़ कर सकते हो, और कैसे वर्ल्ड ने मिल के ईरान ने किस तरह टुगेदर होकर प्रोटेस्ट को किया और सक्सेस मिला उनको इस मूवमेंट में। इस आप बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक या एट्रोसिटीज़ वाला जो लॉस था उसको हटाने में। ठीक है, तो ये उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, एथिक्स के कंटेक्स्ट में, ऐसे के कंटेक्स्ट में ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड में, और इंडिया खासकर फेस करता है ये चीज़ को, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट का चैलेंज। उसी चैलेंज में एससी के पैनल है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट की बनी थी, जिन्होंने डिसाइड करना था कि ये एक रोड बनने वाला है इस रीजन में, राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, वहाँ से इस रोड को लिंक करता है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी। अब ये जो है राजाजी से कॉर्बेट का जो रास्ता है, ये कुछ 4.5 किलोमीटर के स्ट्रेच का, कुछ उत्तराखंड में ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जहाँ पे एलिफेंट और टाइगर काफ़ी ट्रैवल करते हैं, कॉरिडोर को काफ़ी यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग दिस एनिमल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। तो ये जो कमेटी ने बैठी है, सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल बैठी थी, इन्होंने रिकमेंड किया है कि इस फॉरेस्ट कवर को नष्ट ना करके इसके ऊपर रोड बनाने का प्लान जो है कैंसिल किया जाए। ब्लैक टॉपिंग माने कि रोड बनाना, माने एक तरह से इसको हटाया जाए। इस चीज़ को रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज इससे ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, इससे वाइल्ड लाइफ को काफ़ी नुकसान होगा, ऐसा इनका मानना है।
तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो कंटेक्स्ट हो गया इस पूरे आर्टिकल का। इसमें कुछ एक थोड़ा और एडिशनल फॉर्डर पॉइंट भी दिया जो थोड़ा रिलेवेंट होता है कि एनिमल को, वाइल्ड लाइफ को कैसे थ्रेटन हो रहा है आजकल के ज़माने में। तो ग्रोइंग टाउनशिप और कोटद्वार, अब तो ये कोटद्वार का प्रॉपर एग्जांपल दिया, उसके अलावा भी ह्यूमन हैबिटेशन जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को खतरा है, एग्रीकल्चर की वजह से वाइल्ड लाइफ को खतरा है, ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से वाइल्ड लाइफ खतरा है, जब हम लोग बात कर लिए। तो ये 2 रीज़न आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ का हैबिटेशन लॉस में कॉरिडोर, क्योंकि ऐसे कई सारे कॉरिडोर हैं एनिमल्स के जहाँ पे हम लोग रोड और डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ें बना देते हैं, जिससे उनका हैबिटेशन लॉस एनिमल का हो जाता है, बिकॉज वो कॉरिडोर के थ्रू मूव नहीं कर पाते, उनका जीन में इवोल्यूशन नहीं हो पाता, इन अ वे स्पीशीज डाइवर्सिटी खत्म होने के कारण स्पीशीज मर जाती है। तो ये चैलेंज होता है बायोडाइवर्सिटी में। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें इन सब कॉरिडोर का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए यूनिक अलग अलग डेवलपमेंट मॉडल्स है कि ओवर ब्रिज बना दिया, अंडर ब्रिज बना दिया, ऐसे ऐसे इनोवेशन होते रहते हैं। बट इन अ वे उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के, ऐसा पैनल ने बताया। तो उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी दिया डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा कंटेक्स्ट आपको इसलिए बताया क्योंकि ऐसे बहुत सारे और इशू आएंगे, उस टाइम हम लोग इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, सिंपली समझ लेंगे। पर अभी ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का इशू किस तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीज़ और ध्यान रखना है। क्या, राजा जी टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इसके यूनिक 2-3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। कॉर्बेट टाइगर और राजा जी टाइगर, ये दोनों हो गया, इन दोनों के बारे में। और राजा जी और जो नेशनल पार्क है इंडिया के, और टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब हमेशा प्रीलिम्स में पूछते रहते हैं लोग। इनके रिलेटेड 1 या 2 फैक्ट्स प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो इसलिए राजा जी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या राजा जी नेशनल पार्क, इन चारों के बारे में आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, इनका यूनिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर भी आप जान सकते हो, तो टाइगर्स का बात हो रहा है। तो ये सब बन जाता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पेज 1 में और क्या है, पेज 1 में और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिख नहीं रहा है। नाउ लेट्स मूव टू पेज 2। पेज 2 में, हाँ, पेज 2 में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो सारे अपने जुडिशियल प्रेमिसेस को एक्सेस करके एक ऑडिट करेंगे, ताकि देखेंगे वो डिसेबल्ड पीपल के लिए कितना एक्सेसिबल है। अब देखिए ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑडिटिंग करना चाहिए हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, ताकि जो डिसेबल्ड पीपल है, पीपल विद डिसेबिलिटी है, उनको इनइक्वालिटी फेस ना करना पड़े, उनका जो वल्नरेबिलिटी है उसकी वजह से राइट टू एक्सेस टू ऑल द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ उनको मिल सके इक्वालिटी के साथ, उसके लिए फैसिलिटी उनको इनेबल करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल जस्टिस GS2 का पार्ट है मेंस में, उसके अंदर आप ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अपने प्रीमाइसेस का ऑडिट रेगुलरली करना चाहिए, ताकि वो टू मेक देम डिसेबल पीपल फ्रेंडली, PWD पीपल फ्रेंडली। तो ये इतना भी आप याद रख लोगे तो ये आप उसको एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल लाइक सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग, ठीक है, ये हो जाता है इस कंटेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात। बस इतना सही है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा बातें हैं। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, कुछ कुछ चलता फिरता न्यूज़ है। ये वेस्ट बंगाल पे स्टेट पेज है, इसमें कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। देन एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज में रेवेन्यू क्वेश्चन की और बात है, जिसमें इन्होंने बताया कि कॉम्प्ट्रेंट ऑडिटर जनरल CAG जो है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है, CAG नहीं, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स ने लास्ट वीक कुछ डेटा दिया है, जिसमें बताया कि इंडिया का टैक्स कलेक्शन जो है 18% बढ़ गया है अभी तक पिछले 7 महीनों में, ठीक है, फास्ट रेट से बढ़ा है। तो ये जो 58% टारगेट हम लोग का टैक्स कलेक्शन का था वो मीट हो गया है लास्ट वीक तक। आप समझिए अभी 4-5 महीना बाकी, जनरली मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन लेटर हाफ में होता है। तो ये एक गुड इंडिकेशन है, इंडिया का टैक्स कलेक्शन जो बढ़ गया है, उम्मीद से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन मिला है इंडिया को, तो फिजिकल कंसोलिडेशन करने का इंडिया को रूम मिल गया है। तो इंडिया को इस कंटेक्स्ट में जो ऑथर है इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया ओवर स्पेंड करने से बचे, ताकि फिजिकल कंसोलिडेशन अच्छे से हो पाए, फिजिकल डेफिसिट कम हो सके, इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़े। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये राय दी है। तो ये कंटेक्स्ट था, ये कंटेक्स्ट बस खाली आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल आप चाहे तो पढ़ सकते हो, पर इतना कंटेक्स्ट आपको अवेयरनेस होना चाहिए। कंटेक्स्ट एग्जाम में हेल्प करेगा, बाकी कुछ चीज़ तो याद रहना नहीं याद रहना अलग बात है। उसके बाद अपने बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। अब देखिए इंडिया की जितने भी बॉडीज़ हैं उनमें चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन होना जरूरी है, उनका इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। जैसे एग्जीक्यूटिव का इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनली मेंटेन करना जरूरी है। उसके अलावा लेजिस्लेचर का भी एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे ये जो कंटेक्स्ट में बात हो रहा है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी का। तो इनका, रुचि गुप्ता जी का थॉट ये है कि अगर हम जुडिशरी में अपॉइंटमेंट को अगर कंट्रोल माने रेगुलेट कर भी दे, रिफॉर्म कर भी दे, तभी भी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस पूरी तरह से नहीं आ पाएगा, क्योंकि जुडिशरी के अंदर और भी कई चैलेंजेस हैं जो जुडिशरी फेस करती है, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि इन्होंने कुछ चीज़ बताया है,
कि पॉलिटिकल पावर मैनिफेस्टेशन जो होता है जुडिशरी में, ये उसका प्रॉब्लम है। फिर डिसेंट बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कई बार जजेस का डिसेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी केस में भी हुआ था। उसके बाद मार्जिनलाइजेशन हो जाता है कई बार, जैसे कि जो इमीडिएट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनको स्किप करके 2 जज बाद भी चीफ जस्टिस बनाया जा चुका है पास्ट में। तो ब्लैकमेलिंग होता है, हैरेसमेंट हो सकता है, प्रोपागेंडा ट्रांसफर हो सकता है। ये सब ऐसे चैलेंजेस है थ्रू स्टेट एंड अलाइड इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस मेंटेन करना कई बार इंडिया में डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में इन्होंने आर्टिकल दिया है, आपको बस कंटेक्स्ट ये समझना है और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया में जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू में, उसके लिए 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए बस। इसी से आपको इतना ही पढ़ लोगे जितना मैंने हाईलाइट किया तो काम बन जाएगा। फिर आइडियाज़ पे आता है। आइडियाज़ पेज में जो विक्रम एस मेहता जी हैं उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट पे अपना ओपिनियन दिया, जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे अभी उत्तराखंड वाले केस में, वही वाला कॉन्फ्लिक्ट बस वही है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोकल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, फिर उन्हें स्केल अप करना चाहिए गवर्नमेंट के सपोर्ट से, उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट सपोर्ट से, उनको लिंकेजेस देना चाहिए कॉर्पोरेट के संग, एनजीओ के संग और स्पेशलिस्ट के संग, तो ये हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ऑब्वियस सा बात है और बहुत ही इन्होंने सिंपल पॉइंट को टच किया है। बस इतना ही कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर हमें फेस होता है तो लोकल बॉटम टू टॉप अप्रोच ज़्यादा सुटेबल है, जिसमें गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर हेल्प कर सकती है उनको एक्सेस और लिंकेज प्रोवाइड करने में रिलेवेंट प्लेस पे। अगर गवर्नमेंट को लगता है वो नहीं कर सकती तो कॉर्पोरेट्स के संग उनको लिंकेज किया जाए या एनजीओ या स्पेशलिस्ट के संग उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि उनका जो इनिशिएटिव है वो स्ट्रेंथन हो सके एंड दे कैन अचीव देयर एक्सपेक्टेड गोल। ठीक है, ये कंटेक्स्ट है, बस ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आइडिया समझना जरूरत है। मैं ये आइडिया मेरे को उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता होगा, बट नहीं पता है तो न्यू एस्पिरेंट्स के ध्यान में रखते हुए मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया। ठीक है। फिर एक और इशू जो इंडिया में है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत बड़ा इशू है। इस पे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कुछ पिटीशन भी है सुप्रीम कोर्ट पे। तो आपको ये पूरा कहानी आप पढ़ सकते हो चाहो तो। ये एम वेंकैया नायडू है, इन वे गवर्नमेंट की तरफ से पर्सपेक्टिव है, ये वाला पूरा इन जनरल समझ सकते हो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, पर आइडिया समझना है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है, इसका सिर्फ मतलब क्या है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कुछ लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, अब वो उतर गए हैं ग्राउंड पे पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब वो जीत जाए तो पॉलिटिक्स में वो आ जाए डायरेक्टली, तो पूरी तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है ना, तो दिस इज द आइडिया। तो ऐसे इसके रिगार्डिंग आपको समझना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है जो मैंने बताया, फिर उसके वजह से क्या क्या इशू हो सकते हैं कंट्री में, वो आपको खुद से सोचना चाहिए। 2-3 तो नहीं पता तो गूगल भी कर सकता है, आपको रिलेवेंट आंसर मिल जाएगा, और फिर उसको सॉल्व कैसे करें ये एस्पेक्ट इतना समझ लो तो मेंस के पर्सपेक्टिव से का प्रिपरेशन हो जाएगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। फिर न्यूट्रिशनल चैलेंज का बात है। अब सिंस अपने जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर कुछ दिन पहले फाओ के एक रिप्रेजेंटेटिव का सफाई भी आया था कि फाओ का डेटा बहुत सही है, चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडिया में वाकई बड़ी फुल है, तो फाओ को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन चैलेंज पे ये बैकग्राउंड में 2-3 बातें हुई थी। अब इन्होंने अमरजीत सिन्हा जी ने बताया है कि न्यूट्रिशन चैलेंज सॉल्व करने के लिए इंडिया को लोकलाइज सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर फोकस करना चाहिए। ये सिमिलर आइडिया है ऊपर वाले आर्टिकल की तरह कि लोकल फोकस करना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच फोकस करना चाहिए, पर इसको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में लाने के लिए बताता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए अभी आप नॉर्थ ईस्ट के कोई हिल एरिया में है, अब वहाँ पे तो लोग खाना अलग खाते होंगे रेदर देन पीपल हु आर ईटिंग इन दिल्ली। अब दिल्ली में जो रह रहा है वो हो सकता है फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करता हो, बहुत लोग नॉर्मल खाना भी खाते हैं, पर हो सकता है फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करता हो, या फिर रोटी चपाती नान ज़्यादा प्रेफर करता हो देन राइस, और हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोग राइस ज़्यादा प्रेफर करते हो। ठीक है, ये डिफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाके मिड डे मील में अगर रोटी देने लगोगे तो लोग नहीं खा पाएंगे। सिमिलरली दिल्ली में मिड डे मील जाके आप सिर्फ राइस दोगे तो शायद लोग नहीं खा पाए। वैसे राजमा चावल बहुत लोग खाते हैं दिल्ली में, पर मोस्ट ऑफ द पीपल शायद रोटी खाते होंगे तो लोग नहीं खा पाते होंगे। तो आइडिया ये पूरा बताने का ये है कि न्यूट्रिशन चैलेंज मीट करने के लिए लोकल में जो फूड आइटम्स मिलते हैं, भले फ्रूट वेजिटेबल जो भी हो, उसको इनकॉर्पोरेट करके लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इम्प्लीमेंट करके और लोकल सॉल्यूशन डेवलप करें जहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी का ओनरशिप हो, तो न्यूट्रिशनल चैलेंज इजीली इंडिया में एडजस्ट किया जा सकता है और इंडिया एक चाइल्ड न्यूट्रिशन जो कि मेजर कंसर्न है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना कंटेक्स्ट बस ध्यान में रखिए, इस कंटेक्स्ट के इर्द गिर्द आपको समझना है, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ के ज़्यादा फायदा आपको ऐसा होगा नहीं, आपको कंटेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ना है फिर भी पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा। फिर एक्सप्लेन पेज में आते हैं। एक्सप्लेन पेज में वो ईरान का मोरिटी पुलिस वाला जो डिसबैंड हो गया है उस पर कवरेज है
किसी को डिटेल जानना, कोई अभी तक नहीं जानता ना मोरालिटी पुलिस क्या हुआ, उससे क्या नुकसान हुआ, तो क्या क्या उसमें पॉइंटर्स बना के पूरा दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगला आर्टिकल है यहाँ पे एक्सप्लेन ग्लोबल में, जिसमें उन्होंने बताया कि वेस्टर्न, अब आप लोगों ने अगर कल का न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो मैंने कुछ कुछ हाईलाइटेड पे शेयर किए थे, तो आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, G7 कंट्रीज है, उन्होंने रशियन ऑयल पे कैप लगा दिया कि $60 पर बैरल से ऊपर प्राइस कोई ऑयल का नहीं हो सकता। तो इससे रशिया खुश नहीं है। अभी रशिया का पर बैरल प्राइस $67 चल रहा है। रशिया बोलता है कि इसके खिलाफ वो अभी अपना बयान देगा कुछ दिनों में, आजकल बयान आना चाहिए, क्योंकि रशिया बहुत सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से, बिकॉज रशिया अपने टर्म्स पे डील करना चाहता है। तो अब इसके, क्योंकि उन्होंने जो कैप लगाया वो ट्रेड पे कैप लगाया, अब ट्रेड पे कैप लगाया तो उनके रीजन से उतना एक्सपेंसिव ऑयल ट्रेड भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन अ वे रशियन ऑयल को नुकसान होगा। तो इसके लिए ये एक्सप्लेन वाला वर्जन है पूरा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर कंटेक्स्ट इतना पता होगा, समझ में आ जाएगा कैसे वेस्टर्न पावर्स रशिया पे दबाव डाल रहे हैं अपने बात मनवाने के लिए, ठीक है। अभी फूड इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन क्या होता है पहले ही समझ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फूड इन्फ्लेशन कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, कौन सा इंडिकेटर से हम लोग राइटली फूड इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग का इन्फ्लेशन जो होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन हम लोग काउंट नहीं करते। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग फूड एंड फ्यूल काउंट करते हैं। इसलिए जो नॉर्मल इन्फ्लेशन हम लोग को बढ़ जाता है, तो उसमें फूड एंड फ्यूल का मेजर रोल रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये फॉग ऑफ फूड प्राइस इंडेक्स है, इसका ट्रेंड आप लोग हल्का ऑब्जर्व कर सकते हो। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया अभी काफ़ी सारे फैक्टर ने रबी प्लांटिंग, रबी क्रॉप जो होता है उनमें जो सो प्लांट क्रॉप सीड्स को सो किया जाता है, प्लांटिंग होता है, उसको काफ़ी बूस्ट मिला है। और ये ओपन मार्केट एग्री प्रैक्टिसेस जो है उससे भी बेनिफिट मिला है लोगों को, ठीक है। और ऑनियन पोटैटो का भी प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, मिल्क का प्रोस्पेक्ट भी अच्छा लग रहा है, और आरबीआई का एमपीसी आज मिलने वाला भी है। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि एक फूड इन्फ्लेशन में ऑप्टिमिज्म देखा गया है, फूड प्राइसेस जो है घटती जा रही है, माने ज़्यादा बढ़ावा नहीं है। तो आरबीआई का जो क्या रवैया रहता है इसके प्रति, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उसके प्रति ये आर्टिकल, उसके बैकड्रॉप में आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक रीड इस आर्टिकल को देना बनता है मेरे हिसाब से, बिकॉज इस टाइप ऑफ व्यू आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक अवेयरनेस बनता है जनरली की चीज़ें कैसे मूव ऑन कर रही है, कैसे लिंक्ड है, कैसे इंटरलिंक्ड है। इससे सब कॉन्शियस डेवलपमेंट होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का। तो ये आर्टिकल रीड करना वर्थ है मेरे हिसाब से। उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स पे, इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसको स्किप कर देते हैं। फिर आइडियाज एक्सचेंज में आर के सिंह जी जो हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है। तो उनके पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ बात उन्होंने बताया कि इंडिया ने जो एनर्जी ट्रांजिशन में जो चीज़ हासिल किया, जो मुकाम हासिल किया है, वो कोई और कंट्री नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, ऐसा इनका मानना है। इनका मानना है कि पिछले 19 महीने में 30 मिलियन घरों को हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किया है, रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट किया है। 172 गीगावाट कैपेसिटी हम लोग का बढ़ गया है, और पावर सरप्लस है। अपने हम लोग नेपाल को बिजली देने लगे हैं, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्री को हम लोग बिजली देने लगे, क्योंकि हम लोग पावर सरप्लस हो गए। तो इनका ये ओपिनियन है, इनका व्यू है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया के एफर्ट्स को सराहना दी है, लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेशन को उन्होंने सराहना की इनिशिएटिव को, जो 1000 दिन के अंदर इतना एक्सपेंड कर गया। तो इन्होंने उस पॉइंट पर हाईलाइट किया। फिर उन्होंने बताया कि कोल खाली इकलौता फॉसिल फ्यूल नहीं है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज ऑफ मीथेन। तो उस चीज़ को बोला कि अगर फॉसिल फ्यूल को कम्प्लीटली फेज आउट करना, तो सिर्फ कोल को नहीं, हमें नेचुरल गैस और मीथेन जैसे गैसेस को भी फेज आउट करना पड़ेगा। इन्होंने बताया, और एक एडिशनल एस्पेक्ट बताया कि बैटरी स्टोरेज जो है एक्सपेंसिव है, 10 रुपये पर मिनट पर किलोवाट पर आवर के लिए। तो अभी पम्प्ड हाइड्रो बनाया गया है इंडिया द्वारा, तो उसको सम स्टेट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पम्प हाइड्रो। तो कई स्टेट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। पम्प हाइड्रो क्या होता है ये आपको समझना है। तो ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स रीड कर दिया और हाईलाइट भी कर दिया, ये आपको, आप क्या तो कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब पॉइंट्स ना आप एनर्जी में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये डेटा भी है कुछ कुछ, इसमें कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये सब तो ऑब्वियस सी बात है, पर ये जो बात है डेटा वाली, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो नोट कर सकते हो। पम्प हाइड्रो वाली बात आप नोट कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो आर्टिकल पढ़ सकते हो, बस वो इतना रेलिवेंट था। लास्ट में थोड़ा सा और जानकारी है, वो सब पॉलिटिकल बात है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज अबाउट आइडियाज एक्सचेंज में इतना से रेलिवेंट बात था, ठीक है ना। उसके बाद एक्सप्रेस नेटवर्क का पेज है, नेवी डे सेलिब्रेट हुआ। तो पहली बार दिल्ली के बाहर नेवी डे सेलिब्रेशन इस तरह से हुआ, जहाँ प्रेसिडेंट ने अटेंड किया इवेंट को वाइजैक में, ठीक है। उसके बाद अभी इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट न्यूज़ ये है कि ड्रोन, अब देखिए ड्रोन जो है इंटरनल सिक्योरिटी का एक मेजर इशू बनते जा रहा है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एरिया में, जहाँ पे पहले तो हम लोग ने 17 ड्रोन इस साल में डाउन कर दिया। मैं 17 ड्रोन इंडिया में बॉर्डर के थ्रू एंटर करना ट्राई कर रहे थे, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया, उसको टर्न डाउन कर दिया, ठीक है। एक तो वो वाला एस्पेक्ट है, ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला 17 ड्रोन हमने डाउन किया इस साल में सो फार। मैंने इतना भी याद रखो कि 17+ भी लिख दोगे तो सही डेटा होगा, ठीक है, ईयर एंड का मान के। उसके अलावा
अभी ड्रोन के थ्रू 3 केजी हीरोइन बॉर्डर से सप्लाई किया जा रहा था। ऐसी ये इस हफ्ते की चौथी रिकवरी है। ट्यूसडे को 6 केजी और हीरोइन पकड़ा गया था, यहाँ पे हाईलाइट मैंने किया है ये 6.68 केजी 6 पैकेट में हीरोइन था, ट्यूसडे को पकड़ा गया था हेक्साकॉप्टर में। अभी क्वाडकॉप्टर में 3 केजी हीरोइन है। तो इस तरह जो बॉर्डर से ड्रग भी स्मगल हो रहा है अपने कंट्री के अंदर थ्रू ड्रोन, ये भी आपको इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंटर बन जाता है। अभी देखिए जो मैंने हाईलाइट किया इसको आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि थ्रू द बॉर्डर फर्स्ट ड्रोन्स आते हैं तो इंडिया का सिक्योरिटी इशू बनता है, सर्विलेंस इशू बनता है, प्लस ड्रग सप्लाई का भी इशू बन रहा है। वेपन्स भी आते हैं, ड्रग्स भी आ सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो कि एग्जांपल पंजाब पुलिस ने रिकवरी किया है। इन पंजाब पुलिस, अब चेक पोस्ट का नाम भी डाल सकते हो अगर जानना हो तो। बस पंजाब पुलिस में भी लिख सकते हो बीएसएफ के संपर्क में उन्होंने ड्रोन सीज किया। तो ये एग्जांपल है। ऐसे एग्जांपल देने से आपका पॉइंट सब्सटेंशिएट हो जाता है। फिर इकोनॉमी पेज में इलीगल डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के बारे में एक आर्टिकल है। तो देखिए आपको ऐसे पता होगा डिजिटल लेंडिंग आजकल बहुत चला हुआ है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजोन जैसी कंपनियां भी उसमें एंटर कर रही है लेंडिंग में, डिजिटल लेंडिंग में, ठीक है। पे लेटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें क्या है कि कई फेक कंपनियां भी चल गई जिनको कोई रेगुलेशन नहीं है, जिनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस वो लोगों को लुभा के पैसा दे देती है, फिर उनको बहुत ही रूडली बिहेव करती है उनके संग, और उनको उनका जीना मुश्किल कर देती है, हैरेसमेंट कर देती है पैसा वापस लेने के चक्कर में। तो ऐसा एक डेटा पता चला है कि 1100 में से 600 ऐसी कंपनी लेंडिंग ऐप्स जो है 1100 में से 600 लेंडिंग ऐप्स ऐसे हैं जो इंडियन एंड्रॉयड यूजर्स के पास अवेलेबल है अक्रॉस 80 एप्लीकेशन स्टोर्स। इलीगल, ये सब इलीगल ऐप्स है, ये जितने भी ऐप्स है ये इलीगल ऐप्स है। सोचिए आप, ये आरबीआई का वर्किंग ग्रुप का रिपोर्ट में पता चला। अब डेटा प्राइवेसी का इशू हो जाता है कई बार, अनफेयर बिजनेसेस और मिस सेलिंग, ये सब इशू बनता है इन इलीगल ऐप्स की वजह से। तो ये इशू आपको समझना है, ठीक है। और ये आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लिखा है, तो पर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रेलिवेंट है और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है ये इशू, ठीक है। और पॉलिटी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और एस्पेक्ट के टर्म्स में। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से 7,437 करोड़ पिछले 2 दिन में इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए गए। तो अच्छी इंडिकेशन, इंडिया का मार्केट बढ़ना चाहिए, इससे फर्क पड़ना चाहिए। तो बस वो अवेयरनेस के लिए था। उसके बाद हाँ, ओपेक प्लस, आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझना ओपेक प्लस क्या है। ओपेक इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। ओपेक, ओपेक प्लस माने उसके संग और कुछ मेंबर्स। अब रशिया उसका सदस्य है। अब इन लोग ने, वेस्टर्न पावर ने जो कैप लगाया है, रशियन ऑयल कैप को जो कैप लगाया है, और इकोनॉमिक कंडीशन जो वीकन होने वाला है, इस कारण ऑयल का डिमांड ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बेस पे इन्होंने पॉलिसी अपना स्टेडी रखा है और दे आर येट टू डिसाइड ऑन द कैप्स ऑन द देयर टारगेट, ठीक है। अब G7 के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, G7 ने प्राइस कैप लगाया। तो ये चीज़ आपको ध्यान है। G7 अब रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हो, ओपेक प्लस क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज में आती है, G7 क्या होती है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, बस इतना आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर द वर्ल्ड पेज है। द वर्ल्ड पेज में रशिया नेटो फियर मस्ट बी नोटेड, मैक्रोन फ्रांस जो है थोड़ा सा अपना व्यू बता रहा है, साइड से थोड़ा उकसाने का ट्राई कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान बाजवाई से परेशान हैं। उसके बाद हाँ, अभी कुछ ऐसा मिलिट्री बेस से माना गया गाजा के कि इसराइल पर अटैक हुआ, तो इसराइल ने जवाबी फायरिंग मिसाइल लॉन्च किया दागा, इससे कोई लोग मरे नहीं। पर अभी तक इसराइल पैलेस्टाइन के इस मिसाइल अटैक में 140 से ज़्यादा फलस्तीनी लोग मर जा चुके हैं। तो इसराइल पैलेस्टाइन का इशू ताज़ा होते हुए उसको मैंने अगर कंटेक्स्ट बता दिया। अगर आपको इसराइल पैलेस्टाइन का इशू नहीं पता तो कमेंट में बताइए, मैं इसराइल पैलेस्टाइन इशू पर वीडियो बना के डाल दूंगा, ओके, अगर आपको नीडफुल लगता है। अब इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में एक वोल्केनो इरप्ट हो गया। ये किस माउंटेन पे हुआ, इस वोल्केनो को सिमेरू वोल्केनो बोलते हैं, जो कि सेमेरू माउंटेन पे है। ये सिमेरू माउंटेन जो है जावा का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। तो लास्ट ईयर भी वो माने वोल्केनो इरप्ट हुआ था, इसमें 50 से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि काफ़ी एक्टिव वोल्केनो जावा आइलैंड पे, 15 किलोमीटर ऊंचा धुआं और एशेज निकल गया। अब लोगों पे ऐश की बारिश होने लगी तो लोगों को शिफ्ट किया गया, लगभग 2-2,500 लोगों को शिफ्ट किया गया। नियरली 200 पीपल अथॉरिटीज वर इवैक्यूएटेड। आप सोचिए कि 640 किलोमीटर ये इरप्शन जो है, ये जकार्ता के जो कैपिटल है इंडोनेशिया को 640 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। पर इससे कितना इम्पैक्ट होगा, जापान मेट्रोलॉजी एजेंसी को पता चल गया कि ऐसा इशू हुआ है, इससे सुनामी का खतरा बन रहा है, बन सकता था पर ऐसा नहीं हुआ, सुनामी नहीं आएगा ऐसा पता चला। तो अब ये कंटेक्स्ट हो गया। अब इसमें समझने लगे क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्केनिज्म क्या है, ठीक है। जावा आइलैंड का लोकेशन क्या है, इंडोनेशिया में क्यों फ्रीक्वेंट वोल्केनिज्म दिखा गया है, तो आपको इसका पॉइंट पता चलेगा इसके बारे में। प्लस
अब ये सुनामी क्या होता है, सुनामी कैसे कैसे हो सकता है, पूरा ये जो टेक्टोनिक बेल्ट है उसका मैप होता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से होकर पूरा वर्ल्ड के अक्रॉस एक टेक्टोनिक बेल्ट का मैप है, यहाँ पे वोल्केनो और अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया का हिमालयन रीजन में भी अर्थक्वेक काफ़ी फाइंड किया जाता है, इसलिए दिल्ली में भी कई बार दिल्ली और नेपाल में भी अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली देखा गया है। तो ये सब अर्थक्वेक बेल्ट आपको अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज ये GS1 जनरल स्टडीज 1 में पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू में, और GS3 पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में तो ये सब क्वेश्चन बन ही सकता है जावा आइलैंड के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। सुमेरु वोल्केनो जो मैंने बोला, सीमेरु वोल्केनो का नाम ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब उसका स्पोर्ट्स पे जाता है। इस पेज में आप जानते हैं कि इंडिया ने कल बहुत ही मचा के बांग्लादेश से मैच हारा। 9 विकेट गिरने के बाद 10 विकेट पार्टनरशिप बांग्लादेश ने 51 रन करके ऐतिहासिक जीत अर्जित की। फिर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को टेस्ट मैच में हरा दिया 164 रन से, उसका जानकारी दिया है। फिर उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप का बात चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में कुछ अपडेट दिया इन्होंने, कुछ चाहे तो देख सकता है। दैट्स इट, दिस इज अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे न्यूज़पेपर इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको इनिशिएटिव में अपडेट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लगता है मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट या रिकमेंड कीजिए। एज पर टाइम परसिस्ट मैं जरूर बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, बेस्ट विशेष फॉर एग्जामिनेशन।